हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। तो आज हम बीए प्रोग्राम से सेमेस्टर 4 के लिए आपका एजुकेशन से डीएससी सब्जेक्ट जो है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, उससे हम अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग एंड कॉग्निशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वाला जो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें टोटल 3 यूनिट्स है एंड 3 यूनिट्स के अंदर 11 लेसन्स हैं, जिन सारे लेसन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एग्जाम देने जाने से पहले आप जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। और ये आपका कंटेंट है जो कि आप चाहे रेगुलर के स्टूडेंट है, एसओएल के या फिर एनसीपैप के, ये आपके लिए है। ठीक है, तो ये आपका कंटेंट है, आप देख लीजिए। टोटल आपके पास 11 यूनिट्स है और आपके पास 11 लेसन्स हैं, और जिसके पास आपके टोटल 3 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर टाइप्स ऑफ थिंकिंग। हमें थिंकिंग के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स की बात करें थिंकिंग की, देयर आर वेरी सेवरल टाइप्स, लाइक क्रिएटिव थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इसमें से अगर मैं बात करूँ क्रिएटिव थिंकिंग की, तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है? एन एबिलिटी टू थिंक थिंक एंड मेक समथिंग क्रिएटिव। ऐसी एबिलिटी जिससे आप कुछ क्रिएटिव सोच सकते हैं किसी भी चीज के बारे में, और उसमें कुछ नया बिल्ड कर सकते हैं क्रिएटिव तरीके से। किसी भी चीज के बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है, और कॉन्क्रीट थिंकिंग की अगर मैं बात करूँ, तो ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक थिंकिंग होता है। बेसिक थिंकिंग प्रोसेस होता है ये वाला जो होता है, द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ थिंकिंग। ठीक है, और अगर हम कंसेप्चुअल थिंकिंग की बात करें, तो किसी भी चीज के बारे में कॉन्सेप्ट के साथ सोचना कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। ठीक है, और अगर हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात करते हैं, तो ये जो है एक डीपर लेवल ऑफ थिंकिंग होता है कि जब आप सोचते हैं तो उसका सबसे डीपर लेवल की अगर हम बात करें, तो वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होता है। बिकॉज इसमें आप चिंतन मंथन करते हैं किसी भी चीज को करने से पहले, उसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोचते हैं, उसके बारे में मंथन करते हैं, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उन सभी के बारे में आप सोचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होता है। ठीक है, और अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें, तो क्रिटिकल थिंकिंग में बेसिकली क्या होता है कि इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग दैट अलाउज अ पर्सन टू स्टेप बैक फ्रॉम हिज और हर पर्सनल कन्विक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपके व्यूज होते हैं, कोई भी चीज आपको अगर फिगर आउट करनी है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने थॉट्स लगाते हैं। तो उसमें क्रिटिकली आप लाइक किसी के इमोशनली ना सोचकर, किसी के फेवर में ना जाकर, आप क्रिटिकली सोचते हैं। तो उस चीज को हम बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, और जब हम एसोसिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली देयर आर मोमेंट्स व्हेन वी फाइंड आवरसेल्फ थिंकिंग इन अ नॉन डायरेक्टेड एंड गोललेस मैनर। कई बार क्या होता है ना कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपको, तो मतलब हमारे पास कोई गोल नहीं है, कुछ हमें मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है हमारे पास, बस हम सोच रहे हैं। तो उसके मतलब विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी गोल जब हम सोचते हैं, तो उसको एसोसिएटिव थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, और जब हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स अराइविंग एट अ सिंगल करेक्ट आंसर टू अ प्रॉब्लम। मतलब किसी चीज के बारे में सोचकर आप किसी जो भी प्रॉब्लम है उसका कोई एक सिंगल करेक्ट सोल्यूशन निकालते हैं। तो जब हम उस तरीके से सोचते हैं, तो उसको कन्वर्जेंस थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, और जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स generating multiple and unusual possibilities when faced with a टास्क और अ प्रॉब्लम। जब आप किसी टास्क में या किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो जब हम उसके बारे में उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं, उस चीज के लिए बारे में उसको जनरेट करने के लिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम जो आई है, जिसको आप फेस कर रहे हैं, किसी भी टास्क को आप कर रहे हैं, तो उसको करते वक्त कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं उसको इन्वॉल्व है उनके अंदर। जब हम इस तरीके से सोचते हैं, तो उसको हम बेसिकली डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। आई होप कि आपको ये सभी टाइप्स ऑफ थिंकिंग क्लियर हो चुके होंगे, और आप एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप आइडियल रेफर्ड।
अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो हमारा वर्ड है वो जॉन ब्रैन्सफोर्ड के अकॉर्डिंग और बैरी स्टेन के अकॉर्डिंग उन्होंने ना इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया, जिसका एक वर्ड बन गया है आइडियल। आइडियल में आई की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। और डी की बात करें तो डिफाइन गोल्स, की गोल क्या है, ठीक है। और ई की अगर बात करें तो एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रैटेजीज और सोल्यूशन, जो भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टास्क है, उसके लिए पॉसिबल स्ट्रैटेजी सोल्यूशन को ढूंढना, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ए की बात करें तो एक्ट ऑन द स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी बना ली, सोल्यूशन ढूंढ लिया, उस पर एक्ट करना, ठीक है। और जब हम एल की बात करते हैं तो लुक बैक एंड लर्न, तो जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई, सोल्यूशन ढूंढा, उसको उसके बैक में जाकर देखना, लुक बैक एंड उसके उसको लर्न करना, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आइडल का मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कि हमारा डिफरेंस बिटवीन intrinsic and extrinsic motivation in a more crisp form. I would say it is the most important question, very very important question. You must learn it. आपको ये बहुत important question है। अगर हम बात करें इंस्ट्रिक्ट बेसिक सॉरी इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन की, तो इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन इंटरनल फैक्टर, और दूसरी ओर जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ये बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं। इंटरेस्टिंग में इन आ रहा है और इंटरनल में भी इन, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक में एक्स एंड एक्सटर्नल, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इंटरनल में जब हमारे अंदर किसी चीज को करने की अंदर से मोटिवेशन आती है कि नहीं, आई हैव टू डू दिस, ठीक है। और कई बार क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बाहर की चीजें जो है वो हम पर दबाव डालते हैं कि आपको ये करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, कोई प्लेयर है, अगर वो पहली बार गेम में जीत गया, ठीक है, तो दूसरी बार जब वो गेम खेलेगा, तो पहली बार जब वो जीता तो लोगों ने उसके ऊपर बहुत तारीफ किया कि वाओ तुम कितने अच्छे हो, ये ब्ला ब्ला। तो जब वो नेक्स्ट टाइम खेलेगा तो उसके ऊपर ना एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो काम करेगा कि उसको जो है अब और भी अच्छे से परफॉर्म करना है। तो इस सिचुएशन में वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और या फिर ये भी हो सकता है कि उसको प्राइज मिलेगा। तो ये सभी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। और इंटरनल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, कोई अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि नहीं, आई कैन डू दिस, मैं कुछ मतलब ये भी कर सकता हूँ, वो भी, ठीक है। जब आपके अंदर खुद से मोटिवेशन आता है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस की बात करें, डीपर लेवल और सरफेस लेवल। इंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, ये बहुत ही डीपर लेवल होता है, बिकॉज वो मोटिवेशन आपके खुद के अंदर से आती है। और जो एक्सटेंसिव होता है, इसमें क्या होता है, वो सरफेस लेवल तक ही होता है, ठीक है। और फुल्ली डिटरमाइंड बाय अदर्स, ऑफ कोर्स वो एक्सटर्नल फैक्टर है तो डिटरमाइंड होगा दूसरों के अकॉर्डिंग। और ये क्या होता है, अपने आप सेल्फ डिटरमाइंड होता है, ठीक है। प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट, और इसमें क्या होता है, लास्ट लॉन्गर, ये लंबे समय तक रहता है, और इसका जो प्रोसेस होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओनली एंड प्रोडक्ट इज रिलेवेंट ओनली टिल द गोल इज अचीव। जब इसमें क्या होता है, जो एक्सटेंसिव मोटिवेशन होता है, इसमें क्या होता है ना, जब गोल अचीव हो गया तो वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। परंतु जो मोटिवेशन आपके खुद के अंदर से आती है, उसको लास्ट लॉन्गर, मतलब बहुत लंबे समय तक रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, रीडिंग फॉर सेल्फ प्लेजर, कीपिंग द क्लासरूम क्लीन बिकॉज इट गिव्स यू पॉजिटिव वाइब्स। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग अपनी क्लासेस को साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि वो हमें क्लास ऐसे साफ सुथरे क्लासरूम में पढ़ने में वाइब्स आती हैं, अच्छी वाइब्स आती हैं। और कई बार क्या होता है कि अपने आप को खुश रखने के लिए हम बुक्स पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये इंटरनल मोटिवेशन है, आपके अंदर से मोटिवेशन आ रही है, राइट। और दूसरी ओर जो एक्सटेंसिव मोटिवेशन होता है, इसमें क्या होता है, रीडिंग टू प्रिपेयर ओनली फॉर टेस्ट। कई बार क्या होता है ना कि हमें पढ़ने का मन नहीं होता, फिर भी टेस्ट वगैरह एग्जाम है तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, क्लीनिंग योर क्लासरूम फॉर इंस्पेक्शन। कई बार क्या होता है ना, क्लासेस ऐसी गंदी पड़ी है, जब इंस्पेक्शन होता है क्लासेस में, तो आपको याद आ रहा होगा कि कैसे हम लोग सारी क्लास को साफ करने लग जाते थे, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें बताती हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है, मोटिवेशन के। आई होप कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है राइट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ प्यासीज थ्योरी। जो प्यासीज थ्योरी है उसकी जो एजुकेशनल है इम्प्लीकेशन, क्या एजुकेशन में उसका इम्प्लीकेशन कैसे हो सकता है। डिस्कवर लर्निंग, उसके थ्रू क्या होता है, जो लर्निंग है वो डिस्कवर की जा सकती है। अवेयर इज विद द थॉट प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन, हमें जो चिल्ड्रन है उनके थॉट प्रोसेस से अवेयर करवाता है, ठीक है। प्रोवाइड ए सुटेबल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम, जो भी करिकुलम है उसका सुटेबल फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, वो हमें प्यासीज के थ्रू पता चलता है, ठीक है। A focus on the process of children's thinking, not just on product।
इसमें क्या होता है कि हम फोकस करते हैं कि कैसे जो कोई चिल्ड्रन है वो कैसे सोच सकता है, ये ना कि केवल किसी प्रोडक्ट पर सोच रहे हैं, किसी भी जो भी चीज है, जो भी बुक है उसके बारे में सोच रहे हैं हम, और चिल्ड्रन इस चीज को लेकर कैसा सोच सकता है किसी प्रोडक्ट को लेकर, वो हम ना सोचें, ऐसा होता है। तो पाइसी जो थ्योरी है वो हमें फोकस कराती है कि किसी भी चीज को लेकर जो भी प्रोसेस है उसमें चिल्ड्रन जो है वो कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राइट डाउन द वेरियस लर्निंग एग्जाम्पल्स। तो हमें यहाँ पे लर्निंग के एग्जाम्पल बताना, तो यहाँ पे लर्निंग के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो रिव्यू जेन्युइन सर्कमस्टांसेस एंड रियल लाइफ सिनेरियोज। इसमें अगर लर्निंग में की मैं एग्जाम्पल में बात करूँ तो क्या होता है, कई बार लर्निंग हम इस तरीके से भी कर लेते हैं कि जो हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो हमारे रियल लाइफ सिनेरियोज होते हैं, उनसे हमें बहुत ज्यादा, जितना हमें बुक से भी सीखने को नहीं मिलता, उससे कई बार हमें ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आ जाते हैं जिनके जिनसे हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिल जाता है। और वॉचिंग अ वीडियो, हम वीडियो देखकर भी कई बारी, आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि यूट्यूब पे जो भी सीखना है, जो भी करना है, यूट्यूब खोला, सीख लिया। तो ये वीडियो देखना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है लर्निंग का, ठीक है? रीडिंग अ बुक एंड हियरिंग अ स्टोरी। कई बार क्या होता है ना, हमें बुक पढ़ने का मन नहीं है तो हम स्टोरी लगा लेते हैं और उसको सुन लेते हैं लीड लगा कर, ठीक है? कई बार क्या होता है, कईयों को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो लर्निंग का ये भी एग्जाम्पल है। तो लर्निंग के एग्जाम्पल्स और भी कई सारे हो सकते हैं, आप बता सकते हैं रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ नॉवल, और हियरिंग अ स्टोरी, वॉचिंग अ वीडियो, रिव्यू, और किसी के वॉचिंग इंटरव्यूज, इंटरव्यूज देखते हैं हम, उनके इंटरव्यू से हमें सीखने की चीजें मिलती हैं, राइट? तो ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं लर्निंग के। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग है उसका नेचर क्या होता है? तो देखिए, लर्निंग जो है एक यूनिवर्सल चीज है, किसी एक पर्सन के साथ ऐसा होता है, कोई एक ही पर्सन लर्निंग करना चाहता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, राइट? सो लर्निंग इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। लर्निंग इज थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के थ्रू हम बहुत ज्यादा लर्न करते हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि कई बारी क्या होता है, कोई चीज हमें जो बुक से हमें सीखने को नहीं मिलती है, वो हमें लर्निंग के थ्रू मिल जाती है, एक्सपीरियंस के थ्रू मिल जाता है, ठीक है? एक्सपीरियंस के थ्रू हम लर्न कर लेते हैं, ठीक है? सो लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस, लर्निंग कॉन्टिन्यूअस होता है। ऑफ कोर्स आप देखेंगे, आप जब छोटे से बच्चे होते हैं तब से लेकर जब आप बुढ़े हो जाते हैं, तब तक आप चीजें सीख ही रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको दुनिया की सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है? तो आप जब तक जो है सारी चीजें सीख ही रहे होते हैं, ठीक है? चेंज इन बिहेवियर, जैसे जैसे हम ज्यादा ज्यादा चीजों को सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो हमारे बिहेवियर में भी ऑफ कोर्स चेंज आता है, ठीक है? इसी के साथ साथ लर्निंग इज एन एडजस्टमेंट। कई बार क्या होता है ना, हम कुछ मतलब ऐसी चीजें सीख लेते हैं कि अपने आप को एडजस्ट करना भी सीख लेते हैं, तो लर्निंग एक तरह से एडजस्टमेंट है, आप ये भी कह सकते हैं। रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस है, कई बार क्या होता है ना कि हम किसी चीज को सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस 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 करते हैं, तो वो चीज हम उसको सीख जाते हैं, तो ये भी कह सकते हैं आप कि किसी चीज के प्रैक्टिस का रिजल्ट भी लर्निंग हो सकता है। रिलेटिवली परमानेंट चेंज, कई बार क्या होता है ना, हम मतलब कई बार हम कुछ ऐसी चीजें सीख जाते हैं जिससे हमारे नेचर में ना टोटली बिल्कुल चेंज हो जाते हैं हम। कई बार पर्सन कहते हैं ना कि बंदा ये कैसा था और अब बिल्कुल मतलब बदल चुका है, तो आप कह सकते हैं, ठीक है? चेंज आ सकता है हमारे अंदर, परमानेंट जो भी हो सकता है। इट इज एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ए लर्निंग, हम जितना ज्यादा लर्न करते हैं हमारे अंदर डेवलपमेंट ग्रोथ उतनी ज्यादा होती है, ठीक है? सो इसीलिए कहते हैं कि कभी भी लर्निंग को बंद नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी भी एज में हो। इट इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, कई बार क्या होता है ना, हम कर तो रहे थे, सीख रहे थे चीजें, पर इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम कि किस तरीके से सीख रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये बेसिकली नेचर होता है लर्निंग का, ठीक है? आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन प्यासीज एंड की थ्योरी। इनकी जो थ्योरी है उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं उसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम इन दोनों की थियरी की बात करें, तो बोथ फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा डेवलपमेंट होता है जो कि ज्ञान से रिलेटेड होता है, ज्ञान इन द सेंस नॉलेज। कॉग्निटिव में क्या होता है कि ऐसा डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो कि नॉलेज से रिलेटेड है, ठीक है? और ये सिमिलैरिटीज है दोनों के थ्योरी में, ठीक है? और उसी के साथ साथ दे विजुअलाइज चाइल्ड एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट हु कंस्ट्रक्ट हिज और हर ओन लर्निंग। भाई इन दोनों की थ्योरी में अगर हम बात करें, तो क्या है कि ये चिल्ड्रन को ऐसे देखते हैं कि वो अपने आप को कंस्ट्रक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग, ठीक है? बोथ द साइकोलॉजिस्ट, ये दोनों जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि टॉक्ड अबाउट egocentric speech and consider it important in the process of cognitive development. So knowledge या ज्ञान से संबंधी जो विकास होता है उसमें जो है वो इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, स्पीच कंसिडर को, ठीक है? और ये जो प्यासी या वजन है वैक्टोस्की, इनके बोथ बिलीव दैट
कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कैन इनिशिएट फर्दर डेवलपमेंट। इससे क्या हो सकता है कि जो हमारा आगे का डेवलपमेंट हो सकता है उसको इफेक्ट कर सकता है, उससे अच्छा अच्छा रोल हमारे पे निभा सकता है, ठीक है। दे ऑल्सो एक्नॉलेज द रोल ऑफ बायोलॉजी एंड लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो हमारा बायोलॉजिकल लैंग्वेज होता है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटीज हैं जो कि आप अपने एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में भी समझाकर लिख सकते हैं, जो कि इन दोनों की थ्योरी में सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ वाइटोस्की थ्योरी, ठीक है। तो इनकी जो थ्योरी है इसमें लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ रिसर्च बेस्ड वर्क। जो इनकी थ्योरी की अगर हम बात करें तो इनकी थ्योरी में क्या है, रिसर्च बेस्ड जो वर्क है वो बहुत कम है। ओवर एम्फेसाइजेस ऑन सोशल इन्फ्लुएंसेस। जो सोशल इन्फ्लुएंसेस है उसके बारे में कम एम्फेसाइज किया है उन्होंने, कम उसके बारे में बताया है। एम्बिगियस कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो भी आपका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है उसके बारे में एम्बिग्यूशन किया है जो उन्होंने, ठीक है, एम्बिग्यूश किया है। मेनली अडल्ट्स आर कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। सो इनकी थ्योरी में क्या है कि अडल्ट्स को ज्यादातर बताया गया है नॉलेज के सोर्स के रूप में। जनरलाइजेशन कैन नॉट बी मेड। उन्होंने जनरलाइजेशन को नहीं बनाया है, उन्होंने बोला है कि कोई चीज बिल्कुल सामान्य नहीं है, ठीक है। उन्होंने जनरल किसी भी चीज को नहीं रखा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया है, ठीक है। तो ये इनकी थ्योरी का लिमिटेशन है जो कि आप के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टेक्निक्स इन क्लाइंट थेरेपी। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो क्लाइंट है उसको बताना, उसको इस बिहाफ पे बताना कि क्लाइंट जो है वो एबल हो सके किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए किसी भी चीज को, कि क्लाइंट को कैसे लाइक ग्रीट करना है, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, ये टेक्निक्स के बारे में हमें बताना है। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग द क्लाइंट, क्लाइंट को ग्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग अप बाय द क्लाइंट, क्लाइंट के अकॉर्डिंग ओपन करना क्या चीज उसको चाहिए, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग द सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्लाइंट को प्रॉब्लम आ रही है, जो भी सिचुएशन है उसको नॉर्मल करना, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन ढूंढने से पहले उसको नॉर्मल करना, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय द क्लाइंट, उसको जो क्लाइंट को प्रॉब्लम है उसको एक्सप्रेस करना। जो टेक्निक है उसमें क्या है कि उसको एक्सप्रेस करना उस क्लाइंट के प्रॉब्लम के बारे में। एप्रिसिएशन बाय द थेरेपिस्ट, जो भी थेरेपिस्ट है उसको एप्रिशिएट करना होता है क्लाइंट के प्रॉब्लम को और उसको बताना होता है कि आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चनिंग अबाउट द प्रॉब्लम, और जो थेरेपिस्ट है उसको मस्ट है कि क्लाइंट से वो क्वेश्चन करे कि व्हाट इज द बेसिकली प्रॉब्लम इज, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम है क्या उसके बारे में पूछना इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेड्यूलिंग नेक्स्ट सेशन, अगर फर्स्ट सेशन में कंप्लीट सिचुएशन नहीं होती है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो नेक्स्ट सेशन के लिए भी वो शेड्यूल करे, ठीक है। तो ये बेसिकली टेक्निक्स हैं फॉर क्लाइंट थेरेपी। नेक्स्ट देखते हैं, राइट सम मोटिवेशन डेफिनेशन। अगर जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो आपके बुक में जब आप बुक देखेंगे तो आपको कई तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उनमें में से कुछ को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट कार्लो ड्वेक डिफाइंस मोटिवेशन एज वंस लव फॉर लर्निंग एंड विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजर्स। सो जो भी इनके अगर अगर हम बात करें का कैरोल ड्वेक के अकॉर्डिंग, तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी इंसान के लर्निंग के थ्रू प्यार और खुद के अंदर से इच्छा निकलना किसी भी चीज को, चैलेंज को फेस करने के लिए, वो बेसिकली मोटिवेशन है, ठीक है। और जब हम पेट्री के अकॉर्डिंग बात करते हैं, डिफाइंड एज मोटिवेशन एज द प्रोसेस बाय विच वेरियस एक्टिविटीज आर इनिशिएटिव गिवन अ डायरेक्शन एंड परस्यूड विद विगर सो दैट द bodily, physical, sociological and emotional needs and desire are sufficient। तो इसमें क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो द प्रोसेस बाय विच वेरियस एक्टिविटीज आर इनिशिएटिव, जिसके अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटीज है उनको इनिशिएटिव किया गया है, उसको डायरेक्शन मिलता हो, किसी भी चीज को, कोई भी एक्टिविटी है उसको डायरेक्शन मिल रहा हो, उसको इनिशिएटिव मिल रहा हो, तो वो बेसिकली उन्होंने मोटिवेशन बताया उसको पितरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो होल है उनके डिफाइंड मोटिवेशन एज द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल टेक्स एक्शन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर बायोलॉजिकल नीड्स। और इसमें क्या होता है कि जो भी आपके बायोलॉजिकल नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के अपोजिट आप एक्शन लेते हैं, तो वो चीज मोटिवेशन है हुल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिगमंड
फ्रॉइड डिफाइंड मोटिवेशन एज, अगर हम इनके अकॉर्डिंग बात करें तो द एक्शन इनिशिएटेड बाय एन इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू फुलफिल द स्टेट ऑफ प्लेजर ड्राइव्ड फ्रॉम इट। सो जो भी स्टेट ऑफ प्लेजर कई बार आता है ना हमारे अंदर, कि हमारे अंदर प्लेजर आ रहा है, उस चीज को ड्राइव करने के लिए, का उस चीज तक पहुंचने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो एक्शन लेते हैं, जो इनिशिएटिव लेते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू लिया जाता है, तो उसको बेसिकली मोटिवेशन बोला है फ्रूड ने, ठीक है। उनको, उन्होंने उस चीज को, जब हम किसी चीज को पाने के लिए, जब हम इनिशिएटिव दिखाते हैं, एक्शन लेते हैं फुलफिल करने के लिए, तो उसको उन्होंने मोटिवेशन बताया, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज थी, मोटिवेशन की एग्जांपल्स थे, जो कि कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर अ कन्वीनियंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द विच कैटेगरी, जो जिसको CWSN चिल्ड्रन भी कहते हैं हम, जिनको हम स्पेशल नीड के चिल्ड्रन कहते हैं, उनको समझने के लिए क्या कैटेगरीज बताई गई हैं, कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा बच्चा जो है आता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए अब बात करें तो चिल्ड्रन विद सेंसरी डिसेबिलिटीज में इस कैटेगरी में उनको रखा जाता है जो फिजिकली चैलेंज होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, और वो लैंग्वेज को समझ नहीं सकते हैं। तो ऐसे चिल्ड्रन जो होते हैं वो सेंसरी डिसेबिलिटीज में आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें तो चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इंक्लूड शोज, मतलब कई बार ऐसे बच्चे होते हैं ना, मतलब वो बोल पढ़ लिख सकते हैं, पर क्या होता है, वो मतलब कोई चीज सीखने में उनको दिक्कत आती है, वो जल्दी नहीं सीख पाते हैं, और वो कोई चीज अचीव नहीं कर पाते जल्दी, वो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, उनको मेंटली थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम होता है, वो नहीं सीख पाते, समझ नहीं पाते चीजों को जल्दी, वरना वो बोल वगैरह बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, पर वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे चिल्ड्रंस को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में रखते हैं। आप यहाँ पे इस चीज वर्ड का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंसरी डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज। आई होप कि आपको इसको नाम को सुनते ही समझ में आ गया होगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज में क्या होगा कि डायस्लेक्सिया, डायसोग्राफिया, डायस्लेक्सिया, डायपोस्ट्रिया, ऑटिमिज्म, इसमें भी क्या होता है कि इसमें ना ऑर्गन्स कुछ इस तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, कि वो ना मतलब लर्न नहीं कर पाते, कि चीज को सीख नहीं पाते, सीखने में सक्षम ना हो पाना। तो ऐसे डिसेबिलिटीज वाले, जो इनके अंदर ये सारी डिसेबिलिटीज होती हैं, ये सारे रोग वगैरह होते हैं, उनको हम लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले CWSN चाइल्ड में रखते हैं, ठीक है। स्पेशल नीड वाले बच्चों के कैटेगरीज में रखते हैं। चिल्ड्रन विद गिफ्टेडनेस एंड क्रिएटिविटी, कई बारी का होता है ना कि चिल्ड्रंस को हम क्या करते हैं, कई ऐसे मतलब बच्चे होते हैं जिनके अंदर ये डिसेबिलिटीज होती हैं, पर उनको वो इतने ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो डिसेबल है, वो बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव होते हैं हर चीज में। तो उनको हम चिल्ड्रन विद गिफ्टेडनेस एंड क्रिएटिविटी में रखते हैं। चिल्ड्रन विद सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम सच एज जुवेनिलिया डिलिंक्विट्स, जो जिनके अंदर जुवेलिनिया से रिलेटेड डिजीज होता है, उनको सोशल, इमोशनल, बिहेवियर प्रॉब्लम्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करें चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू सोशल, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। इसमें क्या होता है कि कई चिल्ड्रन ऐसे होते हैं ना जो सोशल, इकोनॉमिकली, उनको मतलब लोगों से मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, थोड़ा सा डिसेबल्ड होते हैं, उनको लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, सो ऑन। तो इस चीजों की वजह से वो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ CWSN आपका लास्ट वाला जो यूनिट है, 11 यूनिट, उस यूनिट से ये क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आई वुड से। आप जरूर इस वीडियो के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और इसी में आपके सारे यूनिट के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जो कि स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रंस को डिफाइन करने के लिए था, उनको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है कैटेगरीज में, ठीक है। उसी के साथ हमने कई इतने सारे मोटिवेशन के टाइप देखे, हमने टेक्निक्स इन क्लाइंट थेरेपी देखा, और उसी के साथ साथ लिमिटेशन ऑफ वेगोस थ्योरी देखा, और सिमिलैरिटीज देखी इनके थ्योरी के बीच में, नेचर ऑफ लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग, लर्निंग एग्जांपल्स क्या क्या, ये सारी चीजें हमने देखी। राइट जो एजुकेशन था उसका इम्प्लीकेशन कैसे किया जा सकता है प्यासी के थ्रू के थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। और फिर
हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी। आई होप कि आपको ये वाला जो स्लाइड है, आई वुड से आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूरे-पूरे चांसेस है इसको आने के, ठीक है? इसको आप और अच्छे से एग्ज़ाम्पल में समझा कर भी लिख सकते हैं, ठीक है? सो चलिए, यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें जो हैं, वो कंप्लीट हो गई, सारे यूनिट्स कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ भी ऐसी चीज़ रह जाए जो आपको समझ में ना आए, आपको कुछ समझना हो, तो यू कैन डू दैट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।